Today, on behalf of National Council News and Broadcasting, in association with All India Council for Human Rights, Liberties and Social Justice, Model Gaon, Worldwide Peasant Care and Development, Koshambi Foundation, and Safeguarding Children Seva Samiti under hashtag Innovative India Movement, I, Kaushiki Sondi, welcomes our guest speaker of today's show, Honorary Dr. Hira Lalji, IAS, Uttar Pradesh. Sir is having outstanding record for successful running administration in different position and location using IT-enabled services for providing good governance to public. He started his career as engineer at NTPC in March 1993. He started working as PCS in July 1994 and as IAS in 2010. He served in many positions like Managing Director, Uttar Pradesh, Small Industry Corporation, Kanpur, Special Secretary, Cultural and Director Culture, Managing Director, Uttar Pradesh Development System Corporation Limited, Special Secretary, Rural Development Region, Food Controller, Faridabad Division, Special Secretary, Labor and Special Secretary, Home Guard. Dr. Lal Ji is self-motivated and energetic person who makes contribution efforts to work for transformation of social and economic growth of society. We welcome you, sir, today. Today, Dr. Hira Lalji will be talking about dreaming about to be an IAS and his life journey and how to enrich villagers. We welcome you, sir. Thank you. सर प्लीज बताइए कि आप को कैसे इंस्पिरेशन मिली कि आईएएस बने और लोगों की सेवा में आए, सोशल वर्क में आए, तो इसके बारे में आप थोड़ा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में प्लीज बताइए। देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरा गृह जनपद बस्ती है और बस्ती में एक ब्लॉक है साऊ घाट और उसी में एक गांव है बागडी। तो मैं गांव का रहने वाला हूं और मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो हमारे उत्तर प्रदेश का प्राइमरी स्कूल होता है, मैं कक्षा 5 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा और उसी के बाद वहीं एक जूनियर हाई स्कूल था, वहां चला गया और कक्षा 8 तक पढ़ा। और मेरे फादर किसान है और एक वेटनरी कंपाउंडर भी, वो छोटी सी नौकरी करते थे। तो मुझे तो बहुत ज्यादा आईएएस और पीसीएस के बारे में, लेकिन चूंकि मेरे फादर नौकरी करते थे तो उन्हें ये मालूम था कि आईएएस क्या होता है, पीसीएस क्या होता है, किसके क्या पावर होते हैं, क्या होता। तो मेरे फादर मुझे इंस्पायर करते रहते थे, इनिशिएट, कि भाई ये सबसे अच्छी सेवा है और इसमें जाना चाहिए और इसमें सब कुछ है, पद है, पैसा है, पावर है, काम करने का स्कोप है, सोशल स्टेटस है, सोशल वैल्यू है। तो इसके लिए मेरे फादर ने मुझे बेसिकली इंस्पायर किया और इंस्टिगेट किया कि आप जो है इसके लिए सोचिए और करिए। जी जी सर। तो सर आपने जैसे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की, तो आपको क्या मुश्किलों का, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपने उनको कैसे अपने जीवन में इस रूप में ढाला कि आज आप इस पोजीशन पे हैं कि आपको सब जानते हैं, आप मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं। तो आपने उन कठिनाइयों को कैसे सामना किया, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए प्लीज। देखिए, ऐसा है कि जब हमें ये बताया गया कि ये करना चाहिए तो मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया, पता करना शुरू किया तो कि आईएएस क्या होता है। तो कक्षा 9 से और 12 तक मैं आ गया जीआईसी बस्ती में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बस्ती में, और वहाँ एक टीचर थे तो उनका बेटा सेलेक्ट हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में दयाल बाग में। तो वो मेरे टच में थे, उनका परिवार मेरे से टच में था। तो मैं वहां से इंस्पायर हुआ कि भाई इंजीनियरिंग करना चाहिए, पहले इंजीनियरिंग करो और इंजीनियरिंग करने के बाद आप जो है आईएएस की में, क्योंकि आईएएस की तैयारी के लिए, आईएएस के परीक्षा के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट बैचलर होना जरूरी है। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ, मैंने तैयारी की, तो मैं चला गया पंतनगर से बीटेक करने। वहां से मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और वहीं जब मैं बीटेक करता था तो मेरा अगला निशाना ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। तो जो छुट्टी के दिन होते थे उसमें मैं कुछ तैयारी करता था। जैसे जब आईएएस के रिजल्ट आते थे, बहुत सारे इंटरव्यू आते थे पेपरों में, तो उस इंटरव्यू में वो लिखते थे कि एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, ये करिए, वैसे करिए। तो वहां से जो गाइडेंस मिलता था उनके इंटरव्यू पेपर में, न्यूज से, उसको लेके मैंने शुरुआत की। देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत आईएएस में है, अब तो मैं कहूंगा नहीं है, पहले बहुत थी हमारे जमाने में, कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए,
कहाँ रह के, मतलब ये पूरी जो बेसिक जानकारी थी जिसको कहते हैं डायरेक्शन, वो हमारे पास नहीं था, क्योंकि ना मेरे पिताजी उस बात को जानते थे बिल्कुल। और ना मुझे कोई गाइड करने वाला राइट। था। जी। ये दिक्कत तो हमारे जमाने में 25 साल पहले जो तैयारी करता था। लेकिन अब ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर आपने देखा है 10 साल से जब आईएएस का रिजल्ट आता है तो जितने टॉपर होते हैं उनका यूट्यूब पे बिल्कुल। साक्षात्कार और उनके इंटरव्यू, जी सर। और अब ऑनलाइन आईएएस पीसीएस के इतने मटेरियल हैं हम्म। वीडियो के रूप में फ्री, और सभी फ्री हैं। जी तो सर। अगर कोई बंदा आज के डेट में तैयारी करना चाहे हम्म। तो वो ऑनलाइन सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो ये आईएएस टॉपर होते हैं या पीसीएस टॉपर होते हैं, ये अपना इंटरव्यू देते हैं। जी। पिछले 10 साल के 3 अच्छे टॉपरों का, 30 लोगों का आप इंटरव्यू सुन लीजिए, नोट बना लीजिए, तो आपको बेसिक चीज क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये आपको पता लग जाएगा, कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल सर। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो ये जो 30 लोग मिले उनको आप कनेक्ट करिए। कनेक्ट कैसे करेंगे? सब लोग ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, सबकी काफी लोगों की साइट है, ईमेल है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप उनसे कनेक्ट करिए ईमेल से, फेसबुक से, और आप उनसे कहिए हमारी मेंटरिंग कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे अफसर इस बात के लिए तैयार हैं कि आपको वो गाइड करेंगे, आपको मेंटरिंग करेंगे, और वो उन्हें अच्छा लगता है। तो अब तैयारी करना आसान इसलिए हो गया कि ऑनलाइन मटेरियल से क्या करना, कब करना, कैसे करना, क्यों करना, ये पता लग जाएगा। और आप 20-25 लोगों को अप्रोच करिए, कोई ना कोई आपको मेंटर मिल जाएगा, आपकी मेंटरिंग हो जाएगी, तो आपका सारा डायरेक्शन सेट हो जाएगा और इस तरह से तैयारी करना आसान हो गया है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कुछ और करने की जरूरत है, तो अब लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, बड़े बड़े शहरों में, इलाहाबाद हुआ, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी कोचिंगें खुली हैं। वहां से आप कोर्स लेकर के गाइडेंस ले सकते हैं, फेस टू फेस वाली कोचिंग। और बहुत सारी कोचिंग ऐसी शुरू हो गई है, वर्चुअल है, जो मतलब सैटरडे संडे वीकेंड पे करती हैं, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। जी सर। तो हमारा जमाना तैयारी का, जब 25 साल पहले और आज में जमीन आसमान का अंतर है। अब तैयारी करना बहुत आसान हो गया, जो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए। जी सर। सर जैसे कि हमने देखा है कि आईएएस को लेकर या आईपीएस को लेकर एक फ़ोबिया होता है, एक डर होता है लोगों के मन में कि ये तो टफ़ है और हम 4-5 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाएँगे। तो सर इस पे आपका क्या कहना है कि ये टफ़ है कि सब कुछ एक इंटेलिजेंट और जनरल नॉलेज के बारे में है कि आप अपने आप को कैसे पढ़ाई के मार्गदर्शन में रखते हैं, नई चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि इस चीज़ को अपने जीवन में कैसे उतारें कि हमारे को नॉलेज बेस मेमोरी हो जाए और हमारे को जो ये मुश्किलें, कठिनाइयाँ आती हैं और फ़ोबिया है, वो ना रहे। तो इसके बारे में अगर आप गाइड करेंगे तो? देखिए, मेरा ये कहना है कि आईएएस की जो परीक्षा है वो टफ इसलिए है क्योंकि ये इसका वॉल्यूम बहुत है। हुँ, हुँ। एवरीथिंग अंडर स्काई, जो भी इस जो है आकाश है उसके नीचे जो भी है, सब कुछ एक तरह से उसके सिलेबस में है, कुछ भी बिल्कुल, बिल्कुल। पूछा जा सकता है, कहीं से पूछा जा जी। सकता है। अब ये बहुत वाइड रेंज है, तो वाइड रेंज में आपको 100% आंसर नंबर नहीं देना है ना, आंसर लाने हैं। अगर आप 50-55% पा जाते हैं, आप डाटा देखिएगा, तो आपका सिलेक्शन टॉप में हो जाता है, जी। ठीक है। तो आपको केवल 50 से 60% अगर ही तो स्कोर करना है। लेकिन इसमें कैसे स्कोर करना है, ये जो टेक्निक्स है, मतलब उसका आंसर आप जैसे हम उसके आंसर का लिखने की जो स्टाइल और टेक्निक है, वो पकड़ने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है, बिल्कुल सर। और यहीं पे गाइडेंस की जरूरत है। तो इसीलिए आपको मेंटरिंग मिल जाए, और एक मेंटर के बजाय 8-10 मेंटर ले लो, जी। उनसे संपर्क करो, उनसे पूछो कि आपने क्या क्या अप्लाई किया, आपकी क्या ट्रिक थी। तो अगर आप उस इंटरव्यू वो बताते हैं कि हमने इंटरव्यू में कैसे तैयार किया, क्या ट्रिक और टेक्निक अप्लाई किया, रिटर्न में क्या ट्रिक, तो अगर आप 20-25 लोगों के इंटरव्यू और उनके जो मटेरियल ऑनलाइन हैं उसका गहराई से अध्ययन कर लें, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये
कैसे क्रैक होगा और इसको कैसे क्वालिफाई करना है। अब रही बात निराशा की, देखिए ये बात सही है कि सीटें लिमिटेड हैं और तैयारी करने वाले बहुत लोग हैं, तो यहाँ कंपटीशन तो जबरदस्त है। और अब तो जबरदस्त कंपटीशन केवल आईएएस में नहीं, हर जगह है। चपरासी की यहाँ पोस्ट निकलती है 5 और 50,000, और पीएचडी तक के लोग यहाँ चपरासी, यहाँ लखनऊ में पेपर में भी कई बार निकला कि जो चपरासी की पोस्ट निकली उस पर पीएचडी के लोगों ने अप्लाई किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी अच्छी मेटिकुलस होनी चाहिए। वो मेटिकुलस बनाने के लिए आपको मैंने ये जो 3-4 बातें बताई, मेंटरिंग करना, कोचिंग से सलाह लेना, ऑनलाइन मटेरियल कंसल्ट करना, और बहुत तरीके से उसको मतलब फ्रेम करना। हाँ, फ्रेम करना बड़ा मायने रखता है। अगर ये हो जाएगा तो सिलेक्शन मुझे लगता है हो जाना चाहिए, और होगा और होता है। सर जैसे कि 4-5 अटेम्प्ट के बाद अगर हमारा नहीं क्लियर होता आईएएस या कुछ, तो उसमें क्या जो सामने वाले की हिम्मत थोड़ी टूट जाती है, तो उस एरिया में अगर वो मेंटरिंग भी कर रहा है, आंसर भी सही लिख रहा है या कॉम्पैक्ट वे में लिख रहा है, पर अगर उसका फिर भी क्लियर नहीं होता, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे कि उसको अपने अंदर क्या बदलाव करना चाहिए कि वो अटेम्प्ट को क्लियर कर पाए? क्योंकि तब हिम्मत बहुत टूट जाती है और प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर भी होता है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ऐसे केस में उस इंसान को क्या मार्गदर्शन, क्या ऐसी राह चुननी चाहिए कि उसको रिजल्ट मिले? इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 3-4 बार के बाद उसको कहीं सिलेक्शन नहीं क्वालिफाई कर रहा, तो फिर उसे पीसीएस अटेम्प्ट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी आईएएस की तैयारी इतनी लेवल की होती है कि ये पीसीएस तो क्वालिफाई कर ही जाएगा। और जब एक बार वो पीसीएस क्वालिफाई कर जाएगा तो उसका जो आत्मबल घट रहा था वो फिर बढ़ने लगेगा। जहां कुछ नहीं था, जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ जी। हाँ, मेरा ये कहना है इसमें कि अगर 2-3 बार में उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको स्टेट सिविल सर्विसेज में अपीयर करना चाहिए, जी, क्योंकि उसका आईएएस लेवल की तैयारी इतनी अच्छी होती है। अब आईएएस में और पीसीएस में तैयारी में और कोर्स में कोई अंतर नहीं रह गया, बिल्कुल डिट्टो हो गए हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं। तो अगर वो आईएएस मान लीजिए नहीं क्वालिफाई है तो उसे पीसीएस वाला जो स्टेट सिविल सर्विसेज जी, हैं वहां अटेम्प्ट लेना चाहिए। और एक बार अटेम्प्ट ले करके उसे, जब उसका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो जो आप कह रही हिम्मत घट रहा है ना, फिर उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। हिम्मत देखिए घट हम जाए। कुछ तो है, और उस हिम्मत को वो बेस बनाए और फिर उसी पे खड़ा होकर के अगला छलांग लगाए। तो मैं इसमें ये सुझाव दूंगा। जी। जी सर जैसे कि हम देखते हैं कि आप बहुत सोशली एक्टिव हैं और आपने काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे आप इस समय इन्वॉल्व हैं जो कि गाँव की इनोवेशन, गाँव को बढ़ावा, विलेजेस को एनरिच करने के ऊपर है। तो सर आपका एक मैंने प्रोजेक्ट देखा था जो मॉडल गाँव करके आप उस पे काम कर रहे हैं। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए वो क्या है? आप कैसे विलेजेस की हेल्प कर रहे हैं? कैसे आप जो गाँव है उनको आगे बढ़ा रहे हैं? उसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ऐसा है कि जब मैं बांदा में कलेक्टर था 1.5 साल, 31 अगस्त 18 से फरवरी 20 तक, तो 1.5 साल में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। पानी, वहाँ दिक्कत थी, पानी की दिक्कत दूर किया गया। जेल रिफॉर्म करके जेल को नंबर 1 किया गया। इलेक्शन में काम करके पूरे यूपी में नंबर 1 परसेंटेज वोटिंग बढ़ाई गई, और 2 एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए। इस तरह से हमने वहाँ 20-22 प्रयोग किए। तो हमारे एक मित्र हैं जो कि हमारे एडवाइजर भी हैं, वो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है 2000 से, तो मैं उनसे राय लेता रहता था। जी, जब भी मुझे कोई काम करना होता है तो मैं अपने को काबिल नहीं समझता हूँ कि देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, आईएएस अफसर जर्नलिस्ट होता है। जी, तो जब मुझे काम होता है तो मैं 2 बात जरूर करता हूँ कि जो इसके स्पेशलिस्ट हैं मैं उनसे राय लेता रहता हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं पब्लिक पार्टिसिपेशन पीपीपी मॉडल में काम करता हूँ। जी, तो अगर मैं कोई काम करता हूं तो उसमें मैं उस दिशा में कार्य करने वाले एनजीओज और एक्सपर्ट को साथ ले करके उनके नॉलेज को, उनके टेक्निकल नॉलेज को और गवर्नमेंट के नॉलेज को, दोनों को क्लब करके इसलिए करता हूँ जिससे कि मुझे रिजल्ट आए। जैसे हमें मेल न्यूट्रिशन पे काम किया बांदा जी, में, तो यूनिसेफ मेरा पार्टनर था। पानी पे काम किया तो वाटर एड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेरा पार्टनर था। चुनाव में मेरा एडीआर पार्टनर था। तो ये जब हमने काम किया
और जब मेरा वहाँ ट्रांसफर हो गया तो मुनीष जी ने वो सारे काम को, जो रिटायर्ड सीजीएम है, सारे काम को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा साहब ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ गया, वाटर टेबल 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिव बढ़ गई। तो ये तो बांदा चूंकि गांव देहात का जिला, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो आपने तो हर गांव में को मॉडल गांव बना दिया, हर गांव का पानी बढ़ गया, हर गांव का प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो उन्होंने, हमने कहा अच्छा मुझे आप लिख के दीजिए। तो उन्होंने जब मुझे लिख के दिया तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर किया। जब मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया तो आईसीसीआई फाउंडेशन के जो हेड है, इंडिया हेड, मिस्टर सौरभ सिंह, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा साहब अब मैं आपको कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, आपने जो सोशल मीडिया पे डाला है ये बहुत अच्छा है, और ये तो अच्छा है, और मैं इसका जानता भी हूँ, आपको फॉलो करता रहता था। तो अगर इस जो बांदा में ये काम हुआ, अगर इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जाए तो अच्छा रहेगा, और हमारा फाउंडेशन आपका साथ देगा। मैंने जो मुनीष जी थे उनको और आईसीसीआई फाउंडेशन को कनेक्ट कर दिया, उन दोनों लोगों के बीच बात हुई और एक प्रोजेक्ट बना इस पर, और उस प्रोजेक्ट का मैं ऑनरेरी मेंटर हूँ। मॉडल गांव जो ये प्रोजेक्ट बना, इसका मैं ऑनरेरी मेंटर हूँ। मुनीष जी इसके प्रेसिडेंट हैं, और इसके एक सीईओ है सौरभ लाल, 2-3 लोग ऑफिस में है, एक छोटी सी ऑफिस करके ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है, और इसमें जो खर्चा आता है उसको आईसीसीआई फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ एक बार, और ये मैं ऑनरेरी मेंटर इसलिए हूँ क्योंकि इसमें जो भी एक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन माई वर्क डन इन बांदा। तो वो जो मॉडल गांव में जो एक्शन और एक्टिविटी है वो टेस्टेड एंड ट्राइड है, इसका प्रयोग हम लोगों ने किया, हम लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले। तो इसका पूरा भूमिका ऐसे बना, और मॉडल गांव एक प्रोजेक्ट है, आईसीसीआई फाउंडेशन सपोर्टेड है। आई एम ऑनरेरी मेंटर एंड एडवाइजर टू इट। मिस्टर मुनीष गंगवार जी, रिटायर्ड सीजीएम नाबार्ड, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इट, एंड इट इज टू spread in India to enrich the village and villagers. This is the basic aim. जी सर, बहुत खूब सर, और बहुत प्यारा आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं सर। अगर लोग या जो ऐसे लोग हैं जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने देखा था उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो सर उसके बारे में गाइड करिए कि अगर किसी को इस संस्था से, इस प्रोजेक्ट से जुड़ना हो तो वो कैसे आगे बढ़ के जुड़ सकता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि देखिए हम लोगों ने इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। जो हमारी साइट है मॉडल गांव की, www.model gaon गांव इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और इसमें सोशल मीडिया के सारे टैग दिए हुए हैं, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, आप सब जगह ज्वाइन कर लीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। तो अब आपका क्या हुआ कि अगर आप इसके साथ जुड़ के काम करना चाहते हो, तो अब आपने जैसे जैसे ज्वाइन कर लिया और हर जगह जोड़ लिया, तो आपका इससे जुड़ा हो गया। अब इस पर हम लोग रोज वेबिनार करते हैं, रोज बात करते हैं, आप उसको अटेंड करिए और मॉडल गांव के टोटल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। मॉडल गांव के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि गांव में विकास के मुद्दे को ले जाना और लोगों को विकास के मुद्दे से जोड़ना, समझाना, और उनके दिल और दिमाग में विकास का मुद्दा डालना। इसके लिए विलेज मैनिफेस्टो बनाना है, और वो विलेज मैनिफेस्टो ऑनलाइन बन जाएगा। आप फोन नंबर डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, आप अपना एक पिक्चर अपलोड कर देंगे, आपका फोटो लगा विलेज मैनिफेस्टो सॉफ्ट कॉपी बना देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला पार्ट है गांव में विकास का मुद्दे का माहौल बनाना, पूरे गांव के लोगों का डिमांड हो जाए कि अब गांव को विकसित करना है, गांव को आगे ले जाना है, गांव को धनी बनाना है। तो हमारा ये है कि कैसे डिमांड टू डेवलपमेंट बॉटम अप जनरेट हो। अभी क्या होता है, ऊपर से हम लोग स्कीम फेंकते हैं तो वो गांव में चल नहीं पाता। तो बॉटम अप डिमांड टू डेवलपमेंट जनरेट करना थ्रू विलेज मैनिफेस्टो, तो ये हो जाएगा। दूसरा पार्ट है चेंज मेकर का सिलेक्शन और उनका विकास करना।
गांव में हर जगह अच्छे लोग रहते हैं। जब हम लोग काम करेंगे तो उसी में 10-20 लोग जो गांव के अच्छे लोग होंगे, जो सोशल थॉट के लोग होंगे, जो अपना नुकसान करके दूसरे का भलाई करते हैं, जी, सोचते हैं, उनका हम ऐसा चयन कर लेंगे। जी, उनको ट्रेंड करेंगे, पहले जिले में, फिर स्टेट में, आउट ऑफ स्टेट और इंडिया। इसमें आने जाने में जो खर्चा होगा वो वही लोग बियर करेंगे जो चेंज मेकर होंगे। जी, जी, इसमें क्या है, वी आर गोइंग टू एम्पावर देम थ्रू नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज एम्पावर। हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस पे भेजेंगे, वो सीख के आएंगे, देख के आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे और धीरे धीरे गांव का विकास हो जाएगा। ये पार्ट 2 है। और जब 5-6 महीने में माहौल बन जाएगा तो पूरे गांव के लोग मिलके पार्ट जो 3 है, ये पीओ बनाना और चलाना। गांव की अपनी एक कंपनी होगी, गांव के लोग मिलके उस कंपनी को बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और उसको मिलके चलाएंगे। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। और हम लोगों का ये कहना है, अभी गांव का जो माइंड सेट है वो एग्री है, जी, उनके माइंड सेट को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल, तो ये पूरा प्रोसेस मॉडल गांव का एक नई सोच है, हाउ टू कन्वर्ट द माइंड सेट फ्रॉम एग्री टू एग्री बिजनेस। जब वो एग्री बिजनेस करने लगेगा तो गांव की लाचारी, बेरोजगारी और गरीबी दूर हो जाएगी, गांव संपन्न हो जाएगा और सभी लोग खुशहाल, खुशहाली वाला, हरियाली वाला जीवन जीने लगे। तो ये हमारा जो मॉडल है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक मोटिवेशन जी, पे आधारित है। और पब्लिक को मोटिवेट करना और पब्लिक को पार्टिसिपेट करवाने के लिए ही ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है। और ये सारा काम हम लोग बादा में कर चुके हैं, उसके रिजल्ट हैं, उसी का ये रिप्लीकेशन है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाए जहाँ पे हमारे को डेवलपमेंट के ऊपर भरोसा हो जाए, डेवलपमेंट करने का हमारा इच्छा शक्ति जाग जाए, तो वो अपने आप ही हम उस राह पे चल पड़ते हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही। सर, मैं यहाँ जानना चाहूँगी, जैसे कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान है जो इन संस्था से या बड़ी आईएएस या आईपीएस पोजीशन पे नहीं है, पर वो ऐसा ही सोशल वर्क करना चाहता है, जैसे कि एक ये हमारा प्रोजेक्ट है मॉडल गाँव का, और भी चीज़ों में जैसे एजुकेशन या अवेयरनेस सेक्टर में काम करना चाहता है, तो सर ऐसे में उसको क्या वो स्टेप्स ले सकता है कि वो सोशल कोई भी सोशल एक्टिविटी या सोशल अवेयरनेस या सोशल चेंज के लिए, चेंज जैसे कि आपने एक इतना खूबसूरत चेंज मेकर बन के इनोवेशन प्रोजेक्ट सामने लाए हैं, तो सर ऐसा जो नॉर्मल एक कैजुअल बिजनेस में है, रेगुलर लाइफ में है, वो इंसान ऐसा क्या स्टेप ले सकता है कि वो भी एक चेंज मेकर बन जाए सोसाइटी के लिए? उसके लिए अगर आप कुछ गाइडेंस देंगे तो। देखिए ऐसा है कि कोई आदमी जिसकी इच्छा होती है, आज भी गांव में और देहात में ऐसे लोग होते हैं जिसका नाम होता है, अरे भाई वो बहुत ईमानदार हैं, वो जी, बहुत मेहनती हैं, वो बिल्कुल जो है किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं। हर गांव में भी लोगों की ये जो क्वालिटीज होती हैं वो प्रसिद्ध होती हैं, पूरा गांव जानता है। जी, वो भैया बेईमानी नहीं करेंगे, वो उनको बैठा लो तो बहुत अच्छा फैसला करेंगे, किसी दबाव जी, नहीं जी, करेंगे। जी, तो जो चेंज मेकर है, देखिए आज के डेट में जो चेंज मेकर हम लोग गांव पे अप्रोच कर रहे हैं, और इसमें हमें पढ़ा आदमी नहीं चाहिए, हमें पढ़ा पीएचडी नहीं चाहिए, हमें कढ़ा पीएचडी चाहिए, प्रैक्टिशनर। बिल्कुल सही बात आवर है। फोकस इज नॉट द थियोरेटिकल, आवर फोकस इज प्रैक्टिकल। महात्मा गांधी जी का जो स्वराज का सपना, अब्दुल कलाम आजाद साहब ने एक स्कीम लॉन्च की थी, पूरा जी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, जो भी ग्राम स्वराज, वही हमारा मॉडल गांव है। लेकिन ये मॉडल गांव का जो एस्पेक्ट है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, थियोरेटिकल कम, प्रैक्टिकल ज्यादा है। और इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं। आज के डेट में हर आदमी हर आदमी के पास 2-2 3-3 मोबाइल है। हम लोगों के शहरों में जो घर में ये काम करने वाले लोग होते हैं, 2-2 मोबाइल, खूब व्हाट्सएप पे बातें करती हैं। मैं तो बांदा एज ए कलेक्टर, जब मैं एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की महिलाएं, जो हमारी आशाएं, हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री, जो हमारी ये बहनें थी, जब हम उनकी बैठक वैठक लेते थे तो सबसे ज्यादा वीडियो वही बनाती थी, जी, और वो चैट भी अच्छा करती हैं। तो मतलब वो कम्युनिकेशन का जो बेसिक नॉलेज है वो गांव वालों का है, और उनको हमसे जुड़ना चाहिए। और अगर उन्हें, देखिए ये तो है ही है कि अब वो हमारे बारे में जाने, हमसे जुड़े। अब वो हमारे बारे में कैसे जानेंगे, यही प्रयास हमारा चल रहा है। हम लगातार वेबिनार कर रहे हैं, हम लगातार न्यूज में दे रहे हैं। जैसे कल बांदा के जो 3-4 लोग काम कर रहे हैं, आगे आ चुके हैं, उनके कामों को 8-10 पेपरों में बांदा में छपवाया गया।
तो अब वहां जब लोग पेपर से पढ़ेंगे पता लगेगा। ऐसे हम लोग 75 जिलों में 1 बाई 1 हमारे 75 जिलों में कुछ लोग काम करना शुरू कर दिए, उनकी गतिविधियों छपवाएंगे, वेबिनार करेंगे, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे स्प्रेड होगा, धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 फैलेगा। वो हमसे जुड़े रजिस्ट्रेशन करके और हम उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। और इसमें हमारा ये प्लान है, लेकिन ये पेशेंस वाला काम है। अगर कोई आदमी सोचे कि हम जो है हमें बच्चा चाहिए तो उसे 9 महीना इंतजार करना ही बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। अगर वो सोचता है कि हमें 3 महीना में बच्चा मिल जाए तो ये संभव नहीं है। लाइक वाइज ये उदाहरण मैं केवल इसलिए समझाने के लिहाज से दे रहा हूँ कि ये जो काम है मॉडल गांव बनाना, 1 महीने के, ये मिनिमम 10 साल का काम है। बिल्कुल। देखिए ये मिनिमम 10 साल, बहुत समय लगते हैं। हम लोगों ने जो मॉडल गांव का अध्ययन किया है, कोई 30 साल में मॉडल बना है, कोई 25 साल में बना, कोई, लेकिन कम से कम 10 साल लगेगा। जी, तो इसमें पेशेंटली काम करने की जरूरत है और इस अपने काम में परविरेंस चाहिए, निरंतरता चाहिए, तभी ये संभव होगा। और लेकिन हम लोगों का मॉडल, हम लोगों का भाव ये रहता है इंटरनेट की तरह कि अभी भेजा तो कहता है और मैटर इज जी। सेंट। तो वो इसमें नहीं चलेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म गोल बना के काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सफलता निश्चित है। जी सर, बहुत 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 थैंक यू सर। आपने इतनी खूबसूरत तरीके से समझाया कि हमारे को कोई भी एक्टिविटी करनी है तो हमारे को उसके लिए पहले, सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट और कितना पेशेंस रखना है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट पे भी आप कह रहे हैं कि 10 साल का पूरा एक लॉन्ग पीरियड इसकी प्रोग्रामिंग है, पर अभी से रिजल्ट दिखना शुरू हो गए हैं। वो धीरे-धीरे स्टेप अहेड आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि आप जैसे खूबसूरत लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो सर मैं यहाँ पे अब बस आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि सर आप लास्ट एडवाइस क्या देना चाहते हैं व्यूअर्स को, या जो आईएएस में आना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं या किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको अपने क्या माइंडसेट रखना चाहिए? उनके लिए आपका लास्ट एडवाइस क्या रहेगी? और वो आपसे अगर मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो आप कैसे उनसे जुड़ सकते हैं? आपको कहाँ वो ढूँढ सकते हैं? अपने सोशल अकाउंट अगर आप बता सकते हैं, अगर आप फ्री मेंटरिंग करते हैं तो? देखिए हम फ्री मेंटरिंग करते भी हैं और वो मॉडल गांव से जुड़ जाएं, वहां से भी उनको सीखने को मिलेगा और उनको कम से कम ये हो जाएगा, उनको एक पूरी थियरी का प्रैक्टिकल पता लग जाएगा कैसे गवर्नेंस होता है, क्योंकि वो गवर्नेंस करने ही जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थियोरेटिकल क्वेश्चन ओरिएंटेशन नहीं है, अब उस क्वेश्चन का ओरिएंटेशन प्रैक्टिकल है। जी, तो अगर ये हमारे मॉडल गांव से जुड़ के इस पर वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, हम लोग इंटर्नशिप भी करा रहे हैं, जी, अपनी तैयारी करें, वो इंटर्नशिप भी करेंगे, इसी बहाने उनसे हमारा इंटरेक्शन होगा। दूसरी बात यह है कि मेरी एक साइट है जिसमें सोशल साइट है makingyouhappy.org, जी, तो उससे भी वो मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे जो भी वो गाइडेंस मांगेंगे मैं पूरा गाइड करूंगा। जो राइट पर्सन होगा उससे कनेक्ट करा दूंगा, जो भी उन्हें हेल्प चाहिए आई एम रेडी टू प्रोवाइड दैट। और इसमें देखिए जो प्यासा होता है तो वो मरने के पहले पानी तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आपको सफलता पाना है तो आपको अपने उद्देश्य का दीवाना बनना पड़ेगा, उसके पीछे पागल होना पड़ेगा। और एक बार आप अपने उद्देश्य के पीछे पागल हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, तो रास्ते में जितने भी रोड़े आएंगे, आप जैसे हम जैसे बहुत सारे लोग हेल्प जी, करने को तैयार हैं, वो हेल्प करेंगे, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो मेरा कहना है कि दीवाना बनो, बिल्कुल अपने सर। उद्देश्य को बहुत पाने का दीवाना बनो। और अगर आप डे ड्रीमिंग करो, अगर डे ड्रीमिंग शुरू हो गई तो आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचने पे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा कि लोग डे ड्रीम करने लगे, जैसे ये मॉडल गांव ही है। जी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा चैलेंजिंग और बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मेरे को ड्रीमिंग है। हुँ, हमने चूंकि करा है और इसके रिजल्ट हमारे सामने है, इसलिए। और मैं इसको छुट्टी के दिनों में, देखो जैसे आज छुट्टी है, हुँ, हुँ, जो भी छुट्टी होता है, चाहे सैटरडे संडे मुझे वीकली ऑफ होती है या रात में मेरा अपना लेजर टाइम होता है, उसमें मैं ये काम पैशन के रूप में करता हूँ। जी, मॉडल गांव का काम मेरा पैशन है और मैं अपने छुट्टी के समय में, मेरा अपना जो व्यक्तिगत समय है मैं उसमें करता हूँ। बहुत लोग टीवी देखते हैं, बहुत लोग पिक्चर देखते हैं, अब सबका जिसका जो शौक है, कोई लोग किताब लिखने में अपना पैशन है उनका, किसी का गाने का पैशन, तो मेरा पैशन ये है और मैं इस पर काम करता हूँ।
बहुत खूबसूरत सर, आपने इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, आप इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, आप भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, हर दिशा में जहाँ विलेजर्स को, लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आप उस माध्यम से लोगों को जोड़कर मॉडल गाँव बना रहे हैं, विलेजर्स के लिए हेल्प कर रहे हैं। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आपने टाइम निकाला। सबसे पहली बात तो आज छुट्टी वाले दिन आपने टाइम निकाला, होली वाले दिन, आज फेस्टिव है। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको हैप्पी होली, ऑल इंडिया काउंसिल ह्यूमन राइट्स की तरफ से, नेशनल काउंसिल न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, हैशटैग इनोवेटिव इंडिया की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और हम ये करते हैं कि आगे जो आपका मॉडल गाँव का प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छा और आगे बढ़ के लोगों को पसंद आए, लोग उससे जुड़े और आज ही मैंने भी रजिस्ट्रेशन कराया, तो मैं लोगों को कहूँगी आप भी रजिस्टर कराइए, जुड़िए इस प्रोजेक्ट से और जो हमारे आज के ऑनरेरी गेस्ट स्पीकर हैं हीरा लाल जी, वो आपको गाइड करेंगे कि आगे आप कैसे सोशल वर्क चेंज मेकर बन सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू, नमस्ते, हैप्पी नमस्ते। होली आपको। हैप्पी होली।